Hello students, I hope you all are fine. As you all know, I am your physics teacher. Students, this is the time of lockdown and a lot of your precious time is getting wasted if you are not doing self-study, right? So I always emphasize upon self-study, so please do that. And apart from that, I have made a short video lecture on NCRE based, right? So go ahead, watch this video completely, do not skip it, and write the points, whatever I'm saying verbally. So go through the video. Students, welcome back. बच्चों आज हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे एक 3 सेल लगे हुए हैं 2 वोल्ट्स के सीरीज़ में, ठीक है। मतलब एक सेल ये और एक सेल ये 2 वोल्ट्स के हैं। तो इसका मतलब सीरीज़ ऑफ सेल मतलब बैटरी, ठीक है। तो हम इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं 6 वोल्ट से, ऐसे इस बैटरी से। और आप लोगों को ये पता है कि जो 6 वोल्ट की जो बैटरी है, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल ये बड़ी वाली प्लेट होती है और नेगेटिव टर्मिनल ये छोटी वाली प्लेट होती है, ठीक है। और ये पॉजिटिव टर्मिनल से हम अपना कन्वेंशनल करंट मानते हैं, यहाँ से ऐसे निकल रहा है, ठीक है। और ऐसे कंप्लीट कर रहा है सर्किट में और ऐसे वापस जा रहा है, तो एक क्लोज लूप बना रहा है। और हमने यहाँ पे एक आमीटर लगा दिया है और ये 12 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दिया है। अब हमसे पूछा है कि आमीटर की रीडिंग कितनी होगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए एक चीज़ और, यहाँ से जब करंट निकलता है तो ये आमीटर के अक्रॉस जो पोलैरिटी होगी कैसे होगी, प्लस माइनस। मतलब इसमें करंट एंटर हो रहा है, यहाँ से लीव हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस माइनस। यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, तो प्लस माइनस और प्लस माइनस, ठीक है। तो बच्चों इस सर्किट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमसे आमीटर की रीडिंग पूछिए, इसका मतलब जो मेन करंट बैटरी से फ्लो हो रहा है वो कितना है, क्योंकि हमें यहाँ पे हमारा मीटर लगा है तो यहाँ पे करंट कितना होगा, मतलब ये वाला करंट पूछ रहा है। और दूसरी चीज़ 12 ओम के अक्रॉस अगर वोल्ट मीटर लगा है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। तो इस चीज़ को हम इक्विवेलेंटली ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमने बैटरी का वोल्टेज पता है, टोटल करंट पता है, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस नहीं पता है। तो पहले हम टोटल रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपको पता है तीनों यहाँ पे सीरीज़ में है, तो ये हो जाएगा 5 ओम, 8 ओम प्लस 12 ओम। तो कितना हो गया 13 प्लस 12 25 ओम, ये 25 हो गया, 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगा देंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है, V बाई आई इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट। तो V कितना है हमारा 6 वोल्ट, I कितना है हमारा नहीं पता, R इक्विवेलेंट कितना है 25। तो मेरा यहाँ पे करंट कितना आ गया 6/25 एम्पियर। अब चाहे तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा लगभग 0.24 एम्पियर, 0.24 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपका एमीटर की रीडिंग आ गई, मतलब टोटल करंट बैटरी से कितना निकल रहा है ये आ गया। अब हमारा सवाल है कि 12 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। तो सीधी सी बात है बच्चों, तो करंट हमारा देखो यहाँ से ऐसे पास हो रहा है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, रेजिस्टेंस इनटू करंट, वही इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा और वही वोल्ट मीटर की रीडिंग भी होगी। तो क्या हो जाएगा, V की वैल्यू यहाँ पे R इंटू आई। R कितना है यहाँ पे 12 ओम, I कितना है यहाँ पे 6/25, ठीक है। तो वोल्टेज मेरा यहाँ पे इतना आ गया। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और आप लोग उसको सॉल्व करके बताइए आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता देता हूँ अप्रॉक्सीमेशन कैसे करते हैं। सपोज ये 25 है, इसको 24 के आसपास समझ लेते हैं। तो ये 12 2 जा मतलब 2 पॉइंट समथिंग रहेगा, और ये 2 3 जा मतलब ये 2.99 वोल्ट के आसपास आंसर होना चाहिए। तो ये मैंने एक अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाला, आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा भी तरीका है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे सर्किट का ओरिएंटेशन कैसे भी हो सकता है। अगर सर्किट ऐसा रखा है तो इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, या इस सर्किट को ऐसे भी रख सकते हैं, उल्टा भी रख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओरिएंटेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सर्किट में कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इस सर्किट को मैंने उठा के ऐसे रख दिया यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये 5 ओम, ये 8 ओम और ये 12 ओम, हमें यहाँ पे टोटल करंट निकालना है और 12 ओम के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है। अब देखिए बच्चों, अब ये वोल्टेज इसके अक्रॉस फाइंड करना है, इन दो रेजिस्टर का कोई काम नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, इन दो को इक्विवेलेंट बना के यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये 5 और 8 सीरीज़ में है, तो कितना हो जाएगा ये 13 ओम, राइट। और ये वाला कितना बचा रह गया अपना, ये 12 ओम, क्योंकि हमें इसी के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेम इक्विवेलेंट करंट निकालने का तरीका सेम है ना। V अपॉन R इक्विवेलेंट, V कितना है 6 है, R इक्विवेलेंट कितना होगा, ये दोनों सीरीज़ में है, तो ये हो जाएगा 25 एम्पियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो वोल्टेज निकालना है, क्योंकि सीरीज़ में है, सीरीज़ में क्या होता था, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, करंट का नहीं। ये बात हमने पहले से पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे हम वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ये जो 6 वोल्ट है ये पूरा इसके अक्रॉस होगा, और यही 6 वोल्ट कुछ इस पार्ट में गया होगा और कुछ इस पार्ट में वोल्टेज डिवाइड हुआ होगा, लेकिन हमें ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। तो इस वाले का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी लिखाया था, आप लोग याद करेंगे। तो इस V की वैल्यू मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ, V इक्वल्स टू दिस रेजिस्टेंस 12 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 13 प्लस 12 इंटू
टोटल वोल्टेज इंटू वी, मतलब 6 वोल्ट। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 12/25 इंटू 6 वोल्ट। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, वैसे देखो हमने थोड़ी देर पहले यही चीज़ किया था, हमारा भी यही आंसर आया था यहाँ पे भी 12 इंटू 6/25। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा ये आया 12 इंटू 6/25। तो यहाँ से हम डायरेक्टली वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। तो ये था दूसरा मेथड। तो ये है दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस R1 है, इसकी वैल्यू दी हुई है, ये R2 है 8 ओम और ये R3 है 12 ओम। ठीक है, आपको देख के समझ में आ रहा हो कि R2 और R3 आपस में पैरेलल में है। ठीक है, और इन दोनों के सीरीज़ में R1 लगा हुआ है और आपको R1 के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है। और जो बैटरी टोटल करंट ड्रॉ कर रही है, मतलब ये I, कैपिटल I, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मतलब एक तो I की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरी हमें V की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये दो चीज़ हम फाइंड करेंगे अभी। तो आप लोग अब देखिए ज़रा ध्यान से। तो बच्चों देखो, जब भी हम टोटल करंट फाइंड करते हैं, बैटरी से कितना निकल रहा है, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी होती है, तो उस समय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना ही पड़ता है। और तभी हम ओम्स लॉ लगाते हैं बैटरी के वोल्टेज के साथ, टोटल करंट के साथ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे R1, R2 और R3 यहाँ पे कैसे हैं, पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होना चाहिए यहाँ पे वो हो गया कितना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 8 इंटू 12/8 प्लस 12। आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो हो जाएगा 8 इंटू 12/20। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया है इसका। अब इन दोनों का सीरीज़ में हम टोटल इक्विवेलेंट कितना आएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R1 प्लस R इक्विवेलेंट डैश। तो R1 कितना हमारा 7.8 और ये वाला कितना है हमारा, इसको हमने सॉल्व नहीं किया, ऐसे लिख रहा हूँ अभी 8 इंटू 12/20। तो ये हमारा R इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा। जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा जो R इक्विवेलेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 12.6। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ क्या कह रहा है हमारा कि V/I इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट। वोल्टेज कितना यहाँ पे 6 वोल्ट है, I हमें नहीं पता, R इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया है 12.6। ठीक है, तो यहाँ से हमारा I आ जाएगा कितना 6/12.6। ठीक है, तो ये हमारा करंट आ गया यहाँ पे। ठीक है, मैंने सॉल्व नहीं किया, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, बहुत ईजी है। और अब हमें निकालना है इसके अक्रॉस वोल्टेज। तो ये जो I है, ये I इसके अक्रॉस है, यहाँ पे आके करंट स्प्लिट हुआ है ना, यहाँ तो स्प्लिट नहीं हुआ था, तो इसके अक्रॉस सेम वही करंट है जो यहाँ है। तो इस V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इंटू 7.8 ओम, मतलब कितना हो गया 6/12.6 इंटू 7.8 वोल्ट। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि आपने इस सर्किट को उठा के ऐसे रख दिया, इसका इक्विवेलेंट ले लिया सेम इसी तरीके से, है ना, और हमें इस बार इसके अक्रॉस निकालना है वोल्टेज, है ना। तो उसका क्या फॉर्मूला रहेगा, सेम रेजिस्टेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज। यहाँ पे भी आप करेंगे तो आप बहुत ही ईजिली आप लोगों का आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हुआ है जहाँ पे मैंने 3 रेजिस्टेंस लगाए, 2 ओम, 6 ओम और 3 ओम पैरेलल में, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और इससे टोटल करंट I निकल रहा है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है ना, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना है और टोटल करंट कितना है। तो बच्चों मैंने पहले ही आपको बोला है कि हम कभी भी इक्विवेलेंट यहाँ से सॉल्व नहीं बल्कि बैटरी के साइड से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से जाएंगे, हम देखें करंट ऐसे जा रहा है और स्प्लिट हो जा रहा है, तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है। अब ये वाला करंट दोबारा यहाँ से स्प्लिट होकर ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में है, और देखा जाए तो तीनों आपस में पैरेलल में है। तो पहले हम लेकिन एक साथ सॉल्व नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले हम देखेंगे 6 और 3 आपस में कैसे पैरेलल में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा 6 इंटू 3/6 प्लस 3। बच्चे मैंने डायरेक्ट लिखा है, आपको मैं बता दूं कैसे लिखा है, 1/R इक्विवेलेंट डैश इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम क्या आएगा 6 इंटू 3 और ये 3 इधर, ये 6 इधर और ये 1/R इक्विवेलेंट। तो इसको जस्ट इन्वर्स कर देंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो मैंने ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 3 18/9, तो ये हो जाएगा 2 ओम। ठीक है, तो इसको हम 2 ओम से रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये 2 ओम और 2 ओम कैसा होगा आपस में पैरेलल में। ठीक है, तो फाइनल R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा मेरा 2 इंटू 2/2 प्लस 2 मतलब 4/4 मतलब 1 ओम। तो 1 ओम मेरा इक्विवेलेंट आया है, तो मैं ओम्स लॉ लगा दूंगा V/I इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट। V की वैल्यू कितनी है 12 है, I की वैल्यू हमें नहीं पता, R इक्विवेलेंट हमने 1 ओम निकाला है, तो यहाँ से मेरी I की वैल्यू आ जाएगी 12 एम्पियर। बच्चों देखो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल लिया और 12 एम्पियर भी निकाल लिया। लेकिन बच्चों अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान देना, हम थोड़ा छेड़छाड़ करते हैं क्वेश्चन के साथ कि मान लेते हैं कि सपोज़ यहाँ पर मेरा एक अमीटर पहले से लगा हुआ था। अमीटर ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं इसकी कि ये, ठीक है, ये हमने डायरेक्शन दिखाई, सपोज यहाँ पे एक अमीटर लगा हुआ था पहले से। ठीक है, अमीटर की रीडिंग नहीं पूछी है, सब बोला हुआ अमीटर लगा हुआ है, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। तो बच्चों देखो क्या होता है कि एक चीज़ समझने वाली है हम लोगों के लिए कि अगर सपोज बीच में कोई भी डिवाइस लगा होगा, जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हम उस सर्किट को उस डिवाइस के इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है,
तो इतनी चीज़ ध्यान देने वाली है। सपोज अगर यहाँ पे अमीटर नहीं वोल्ट मीटर होता है, उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, तो उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ना फाइंड करते समय उस वोल्ट मीटर को हटा के हम वो 2 ओम का रेजिस्टेंस वहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो वोल्ट मीटर अगर लगा हुआ है तो उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते, मतलब वायर को ऐसा चुपचाप कनेक्ट कर देते और कुछ रेजिस्टेंस नहीं लगाते। और अगर अमीटर दिया होता तो इसे ओपन सर्किट बना देते, मतलब ये सर्किट यहाँ से ब्रेक कर देते और ये रेजिस्टेंस यहाँ से अलग हो जाता। और क्योंकि करंट को कोई पाथ नहीं मिलता यहाँ से यहाँ जाने का, तो इस रेजिस्टेंस का कुछ यूज़ नहीं होता और इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ से हटा भी दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिर्फ इस रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते समय हम इन दो रेजिस्टेंस को उस समय काउंट करते और इसको काउंट नहीं करते, क्योंकि इस तरफ तो करंट कभी जा ही नहीं रहा था, ठीक है। तो आपको सिचुएशन समझ में आएगी बच्चों। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना। अब बच्चों ज़रा एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। सपोज़ ये जो हम लोग के होम में जो सर्किट होता है, हम लोग के घर में जो सर्किटरी होती है, वो एक्चुअली कैसी होती है, मैं आपको एक आइडिया दे दूँ, उसको मैं कवर करूँगा अभी बाद में नेक्स्ट क्लास में। देखिए बच्चों, एक 220 वोल्ट का सपोज सप्लाई है, ठीक है, वोल्टेज जो ऐसे वायर से आ रहा है, ठीक है। तो जितने भी डिवाइसेज हैं हम यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सपोज यहाँ पे हमने फ़ैन कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हमने बल्ब कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हमने फ्रिज कनेक्ट कर दिया। तो जितने भी कनेक्शन है सब पैरेलल में होते हैं, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन होने का फ़ायदा क्या होता है बच्चों, देखो क्या है, जितने भी डिवाइसेज हैं उनको हम अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। जो फ्रिज है वो ज़्यादा बिजली लेता है, क्यों, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो इसे रिप्लेस कर देंगे। बल्ब का थोड़ा कम होता है, फ़ैन का ज़्यादा होता है तो उसको रिप्लेस कर देंगे। तो बच्चों जितने भी डिवाइसेज हैं उनको हम उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, और उस तरह से सर्किटरी बनती है। अब इन डिवाइसेस को पैरेलल में लगाने का क्या मोटिव है बच्चों, देखो क्या है, पैरेलल में लगाने की वजह से हर एक के अक्रॉस वोल्टेज 220 वोल्ट रहेगा, ठीक है। और ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, जिससे सारे डिवाइसेस है ना क्या करेंगे, उनके अक्रॉस वो उनका जो ऑपरेशन होगा काफ़ी अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि हर एक डिवाइसेस के पीछे उनको ऑपरेटिंग रेंज होता है, जैसे 220 वोल्ट, 5 एम्पियर, आप किसी भी डिवाइस में देखेंगे लिखा होगा, ठीक है। और जो बड़े डिवाइसेस होते हैं जो ज़्यादा करंट यूज़ करते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इमर्जन रॉड हो गया, तो उन सब की रेटिंग और ज़्यादा होती है। तो उन सब के लिए बड़े प्लग बने होते हैं घर में, जैसे एक बड़े प्लग बने होते हैं, ठीक है। और घर में छोटे भी प्लग होते हैं, जो छोटे प्लग होते हैं वो नॉर्मल यूज़ के लिए होते हैं और वो 5 एम्पियर के होते हैं, और जो बड़े प्लग्स होते हैं वो 15 एम्पियर के होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा करंट ड्रॉ करते हैं। और इस सर्किट में हम लगाएंगे तो ये वाले प्लग जो है वो फ्यूज़ हो जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि उतनी कैपेसिटी नहीं होती इन फ्यूज़ की, ठीक है। तो मैं इस चीज़ पे आऊँगा बाद में, लेकिन अब मोटिव ये है कि हम लोग ने पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया। पैरेलल में कनेक्ट करने का 2 रीज़न है कि इनका, अगर सपोज मैंने 3 बल्ब लगाए, तीनों की जो लाइट की इंटेंसिटी है वो बराबर होगी, है ना, कम ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन सीरीज़ में करेंगे तो क्या होगा, सीरीज़ में अगर हम डिवाइस लगाते, ठीक है, सीरीज़ में अगर हम डिवाइस लगाते तो एक के अक्रॉस पावर ज़्यादा होती, दूसरे का कम होती, फिर और कम होती, तो ये यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो पैरेलल में लगाने का एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये, सपोज अगर यहाँ से ये फ्यूज़ हो गया बल्ब, तो सर्किट यहाँ से ब्रेक हो गया, तो करंट यहाँ से ही नहीं गया ना, यहाँ से तो जा रहा है और यहाँ से भी जा रहा है, मतलब बाकी डिवाइस चलते रहेंगे। लेकिन सीरीज़ में क्या प्रॉब्लम है कि अगर सपोज एक डिवाइस अगर फेल हुआ तो ये सर्किट ब्रेक हो गया बीच से और करंट कभी आगे नहीं बढ़ेगा, और आगे के मतलब जितने भी डिवाइस हैं सब बंद हो जाएंगे, कोई भी डिवाइस नहीं चलेगा, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहें, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट वाले क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें आती है और ये बहुत ही ईजी है बच्चों, ठीक है। और बच्चों जिसने पूरा लेक्चर देख लिया प्लीज़ कमेंट्स में अपने प्रेजेंट मार्क करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।